नमस्कार। आप सुन रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं सारिका पंकज। कहानियां लेकर आप तक आती हूं हर शनिवार और रविवार की शाम। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसे मूल रूप से लिखा है रस्किन बॉन्ड ने और उसका हिंदी अनुवाद किया स्वाति अर्जुन ने। कहानी का नाम है सेवाय के भूत। जी हाँ, सही सुना, सेवाय के भूत। सेवाय होटल के बार के ऊपर लगी घड़ी की सुई 8:20 पर स्थिर है और वो इस हालत में पिछले 50 सालों से है, जब हिरोशिमा में एटम बॉम्ब गिराया गया था। ये सब कुछ मुझे नंदू ने बताया और उस पर भरोसा नहीं करने की मेरे पास कोई वजह भी नहीं थी। उसकी कई ऐसी विचित्र किस्म की बातें आश्चर्यजनक तौर पर सच साबित होती थीं। मसूरी के इस होटल से जुड़ी कोई भी बात अक्सर असंभव सी हुआ करती थी, चाहे उसके समर्थन में सबूत ही क्यों न रख दिए गए हों। जैसे नंदू के अनुसार इस रेस्तरां के एक पूर्व मालिक मिस्टर मैकलटोक की नाक नकली थी, हालांकि उसने कभी देखा नहीं था उसे। नंदू की बात कितनी सही थी ये पता करने के लिए मैंने बूढ़े नेगी से पूछा। नेगी इस होटल में काम करने आने वाले शुरुआती कर्मचारियों में से एक था। वो 1932 में, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से इस होटल में रूम बॉय हुआ करता था और अब 60 साल बीत जाने के बाद 2 बीवियों के साथ इस होटल के फ्रंट ऑफिस का कामकाज देखा करता है। नेगी के मुताबिक मिस्टर मैकलटोक की नकली नाक वाली बात पूरी तरह से सही है। मैं रात में मैकलटोक साहब को पीने के लिए कोको बनाकर दिया करता था। उनके रूम से बाहर निकलकर मैं एक खिड़की के पास छुपकर खड़ा हो जाया करता था और उन्हें देखता रहता। रात में बत्ती बंद करने से पहले जो अंतिम काम वो किया करते थे ना, वो था अपनी नकली नाक निकालकर बिस्तर के पास टेबल पर रखना। वो कभी भी उसे पहनकर सोते नहीं थे। मेरे ख्याल से उसे पहनकर सोने में उन्हें काफी तकलीफ होती थी, खासकर करवट बदलते वक्त। फिर सुबह को उठने के साथ ही पहला काम जो वो किया करते थे वो था अपनी नकली नाक पहनना, चाय पीने से भी पहले पहले। मैकलटोक साहब एक महान आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपनी नाक कैसे गंवाई? मैंने पूछा। पत्नी ने काट लिया था, नंदू ने कहा। नहीं सर, नेगी ने कहा, जिसकी सच्चाई दूर दूर तक प्रसिद्ध है। उनकी नाक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बंदूक की गोली लगने के कारण उड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें हर्जाने के रूप में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। और जब उनकी मौत हुई तब भी क्या वे अपनी नकली नाक पहने हुए थे? मैंने पूछा। नहीं सर, बूढ़े नेगी ने कहा और रस लेते हुए उसने कहानी को और आगे बढ़ाया। एक सुबह मैं साहिब के पास सुबह की चाय लेकर गया। तब मैंने उनको वहां बिस्तर पर मृत पाया, बगैर नाक के। उनकी नाक बिस्तर के पास टेबल में पड़ी हुई थी। मुझे लगता है कि मुझे उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मिस्टर मैकलटोक एक अच्छे आदमी थे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि पूरी दुनिया को उनकी नकली नाक के बारे में पता चले। इसलिए मैंने पहले उनकी नकली नाक को उनके चेहरे से चिपकाया, फिर जाके मैनेजर को उनकी मौत की सूचना दी। उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, हार्ट अटैक से, लेकिन मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनकी लाश ताबूत में अपनी नाक के साथ ही जाए। हम सब इस बात को मानते थे कि नेगी एक अच्छा आदमी था, खासकर बुरे वक्त में साथ देने वाला। ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर मैकलटोक का भूत आज भी होटल के गलियारों में भटकता रहता है, लेकिन अभी तक मेरा उससे सामना नहीं हुआ है। क्या वो भूत नकली नाक के साथ होगा? बूढ़े नेगी को लगता है नहीं, क्योंकि नकली नाक तो इंसान के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसने भी उस भूत को नजदीक से देखा नहीं था, सिर्फ दूर से देखा था, बेर के बगीचे में लगे देवदार के 2 पेड़ों के बीच से पीछे जाते हुए। वो देवदार के पेड़ कम से कम 200 साल पुराने थे। होटल के बनाए जाने के पहले से, शायद इस हिल स्टेशन के बनने से पहले के हैं।
बहुत सारे लोग जो बार में आया जाया करते थे वो सब अब जा चुके हैं। कभी कभी तो मुझे जीवित और मृत लोगों में फर्क करने में भी दिक्कत आती है। लेकिन असल भूत तो वो होते हैं जो शराब पीने के बाद बगैर पैसा दिए गायब हो जाते हैं। मुझे कभी भी गायब होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पिछले 5-6 सालों में मुझे जब भी सिवाय बार के सहारे की जरूरत पड़ी है, ऐसा बहुत कम हुआ है कि मुझे अपनी शराब के लिए पैसे देने पड़े हों। इसकी वजह मेरा दोस्त नंदू है। आप इन पन्नों में कहीं भी नंदू के लिए कोई सख्त शब्द नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से उसने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था कि मैं उसके शराब खाने के लिए एक अलंकरण के समान हूँ, और वहां रखे स्टूल पर बैठा हुआ मैं रे मिलैंड इन द लॉस्ट वीकेंड की तरह दिखता हूँ, जिन्हें इस भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था। हालांकि सेल का वो आदमी जो अक्सर बार के दूसरे स्टूल पर बैठा रहता है, वो अपने जैकी श्रॉफ समान मूंछों के बावजूद भी उस शराब खाने की कोई शोभा नहीं बढ़ा रहा था। लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि वो शराब को गिलास में डालने, कॉकटेल्स बनाने और नशे में धुत महिलाओं को टॉयलेट रूम तक पहुंचाने में काफी पारंगत था। वो भी अपनी शराब के पैसे कभी नहीं चुकाया करता था। तो फिर नंदू अपना खर्चा कैसे चलाता है? जाहिर है क्योंकि वहां कुछ असली ग्राहक भी आते हैं जिन्हें हम होटल के भीतर घर जैसा आराम देते हैं। हम उनके साथ गप्पे मारते हैं और उन्हें रॉयल सल्यूट या फ्रांसीसी शराब बोजेलो पीने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं इस रेस्तरां का इतिहास किसी को भी मुंह ज़बानी सुना सकता हूँ जो सुनना चाहता हो। जहां तक सेल के उस व्यक्ति का सवाल है, वो मुफ्त में एम्बुलेंस की सेवा लोगों को मुहैया कराता है जो होटल की मेहमान नवाजी को झेल पाने में असमर्थ होते हैं। सेल का वो आदमी शहर का नंबर 1 ब्लड डोनर है। इसलिए अगर आपको किसी का खून चढ़ाया गया हो और उसके बाद आप पर खुमारी चढ़ी हुई हो, तब आप जान सकते हैं कि किसके शरीर का खून आपकी धमनियों में बह रहा है। लेकिन वो असली स्कॉच होता है। सेल की पहाड़ियों की तरह तलहटी में जो तरल पदार्थ बनाया जाता है, वो नहीं। नंदू ने ही मुझे बताया था कि नोबेल विजेता पर्ल बक 1950 के आसपास हमारे होटल में कुछ समय के लिए ठहरी थी। मैंने होटल के रजिस्टर से पता लगाने की कोशिश की तो हमेशा की तरह इस बार भी नंदू सही निकला। जहां तक मेरी जानकारी है, मिस पर्ल ने अपनी किसी भी किताब में इस होटल या इस शहर के बारे में अपने अनुभवों का जिक्र नहीं किया था, जबकि ये जगह ऐसी है जिसके बारे में अक्सर लोगों के पास कुछ न कुछ कहने के लिए जरूर होता है। जैसे मेलबर्न एज का वो कॉरेस्पॉन्डेंट जिसने तेज आंधी, बारिश और तूफान के दौरान अपने कमरे की छत के उड़ जाने की शिकायत की थी। ये एक बेहद ही ओछी सी शिकायत थी। उसे शांत करते हुए नंदू ने कहा, सर, आपको दिल्ली में सिर्फ एक 5 सितारा कमरा मिल सकता है, लेकिन यहाँ अपने रूम से आप आसमान में निकले सभी सितारों को देख सकते हैं। और सच में बादलों के छटने के बाद वो ऐसा देख भी पाया। इन पहाड़ियों के आसपास अक्सर तेज हवाएं चलती हैं और चक्रवाती तूफान के दौरान हमारे यहाँ की लहरदार लोहे की छतें अक्सर उड़ जाया करती हैं। नेगी ने याद किया कि एक बार गर्मियों की दोपहरी में आए तूफान के बाद सेवाय होटल की छत का एक हिस्सा उड़कर 5 मील दूर सेंट जॉर्ज स्कूल पर गिरा हुआ मिला। यहां से वहां तक हवा में उड़ने के दौरान छत के उस हिस्से की चपेट में सुबह सुबह कसरत करने वाला एक व्यक्ति भी आ गया था, जिसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया था। अगर ये कहानी मुझे किसी और ने सुनाया होता तो मैं हरगिज यकीन नहीं करता, लेकिन नेगी के शब्द बिल्कुल असली होते हैं, जैसे जॉनी वॉकर ब्लू लेवल पेग का एक घूंट। और ये रही एक तुकबंदी जो मैंने नंदू और सेल के उस आदमी के लिए लिखी है। बहुत समय पहले एक युवा व्यक्ति हर चीज फिक्स कर दिया करता था। ऐसा करने के लिए उसे सिर्फ 5 या 6 मिनट लगते। उसकी मूर्ति मिली है सिवाय की पवित्र जमीन पर। उसके बगल में नंदू भी मिला है, पूरी तरह से ट्रांसफिक्स्ड। पिछले कुछ समय से नंदू के मन में ये भावना आ रही है, या फिर कहें कि उसका सपना है कि अगर आपको पसंद हो तो कि वो सिवाय बार का नाम द राइटर्स बार रख दें।
लेकिन वैसा करने के लिए तुम्हें यहाँ के कुछ लेखकों को लाना होगा, है कि नहीं? मैंने कहा। ठीक है, पर तुम भी तो एक राइटर ही हो या नहीं? क्या तुम्हारे और लेखक दोस्त नहीं हैं? बहुत मुश्किल से एक आध, और जिनको मैं जानता हूं वो सब के सब चाय के शौकीन हैं। वो हेमिंग्वे टाइप वाले अब फैशन में नहीं हैं। पिछले साल जब मैं सिंगापुर में था तब मैं दोबारा ऐतिहासिक रैफल्स होटल गया, नंदू ने कहा। वो होटल उतना ही पुराना है जितना कि सिवाय, और उनके यहाँ एक राइटर्स बार भी है जिसकी दीवार पर तांबे का एक बैच लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि सोमरसेट मॉम वहां आए थे। उनके अलावा जोसेफ कॉनराड और ग्राहम ग्रीन भी। ओह, सभी बहुत ही शांत और गंभीर लोग थे, मैंने कहा। हाँ, लेकिन वो सभी वहां ठहरे थे और उन्होंने जरूर ही वहां कभी न कभी बार में जाकर कोई ना कोई तो ड्रिंक पी ही होगी, चाहे वो नींबू पानी ही क्यों ना हो। अपने अच्छे दिनों में सिवाय में भी कुछ अच्छे लेखक आकर जरूर ठहरे होंगे। हाँ, पर्ल बक यहाँ रुकी थी। मेरे पास अभी भी एक किताब पर उनकी ऑटोग्राफ सुरक्षित है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, है कि नहीं? हाँ, वो रुकी थी, लेकिन इस बात का संदेह है कि वो कभी बार में गई होंगी। जहां तक मुझे पता है वो मिशनरीज की बेटी थी। तब तो ये ड्रिंक लेने का और भी बड़ा कारण है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन वो यहाँ बीच बीच में आती जरूर होंगी। हम उनका नाम एक पीतल की पट्टी में लिखकर यहाँ दीवारों पर लगाएंगे। ठीक है, हम पर्ल बक का नाम यहाँ लिखेंगे। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो भी यहाँ जरूर ठहरे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा, ये होटल साल 1905 में खुला था और तब तक किपलिंग भारत छोड़कर जा चुके थे, कभी न लौट कर आने के लिए। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, नंदू ने कहा। जॉन मास्टर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुमकिन है, मैंने कहा। उन्होंने देहरादून के गोरखा रेजिमेंट में काम भी किया था। वो जरूर यहाँ पहाड़ियों में आया करते होंगे, और मुमकिन है कि कभी कभी यहाँ ड्रिंक्स के लिए आए हों, यहाँ या फिर चार्ले विले में। चार्ले विले को भूल जाओ, वो काफी पहले जलकर राख हो चुका है। हम जॉन मास्टर्स के नाम की भी एक पट्टी यहाँ लगाएंगे। इस तरह से हमें 2 लेखकों के नाम तो मिल गए। तो फिर हम होटल के पुराने बही खाते क्यों नहीं जांचते हैं? मैंने पूछा। वो पुराना मैनेजर उसे अपने साथ ले गया, नंदू ने अफसोस से कहा। शायद वो पर्ल बक का ऑटोग्राफ चाहता था। वो कौन शख्स था जिसने विच्छेद घंटी के बारे में तुम्हें लिखा था? तुम्हें पता है ना, वो घंटी जो हर दिन सुबह 4 बजे बजाई जाती थी ताकि लोग अपने अपने कमरों में लौट जाएं। मैंने उस घंटी के बारे में सुना है, मैंने कहा, लेकिन मैं उसके लेखक का नाम नहीं जानता। सोमरसेट मॉम? मुझे नहीं लगता कि वो कभी मसूरी आए थे। वो कोई यात्रा वृत्तांत लिखने वाला लेखक था। गैंजर्स बिल एटकिन? वो लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अभी भी एक ड्रिंक के लिए आमंत्रित करो तो शायद वो अपना नाम यहाँ दीवार पर लिखने की इजाजत भी दे दें। तुम्हारे कहने का मतलब एक मुफ्त की ड्रिंक से है? नंदू इससे बहुत खुश नहीं था। जाहिर है, मुझे लगता है कि हमें उन लेखकों पर केंद्रित रहना चाहिए जो अब जीवित नहीं हैं। पंडित नेहरू यहाँ रुके थे और वो एक राइटर थे। हाँ नंदू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें कभी इस होटल के बार में पाए होगे। सर एडमंड हिलेरी? हाँ, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। शायद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद यहाँ एक ड्रिंक के लिए रुके थे। ठीक है, मुझे मिल गया, जिम कॉर्बेट। लेकिन वो नैनीताल में रहते थे, मैंने विरोध किया। मुझे संदेह है कि वो कभी भी यहाँ जरूर आए होंगे। उनके माता पिता की शादी मसूरी में हुई थी, ये तुमने ही तो मुझे बताया था। और उन्होंने वो किताब भी लिखी थी ना, द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग यहाँ से सिर्फ 80 मील दूर है, आसमान के रास्ते। ठीक है ठीक है ठीक है। और उस आदमखोर को मारने के बाद कॉर्बेट पैदल चलकर मसूरी तक आए ताकि यहाँ सेवाय में बियर पी सके। उस समय कोई मोटर रोड तो हुआ नहीं करती थी। नंदू, उन्हें सचमुच एक ड्रिंक की बेहद जरूरत होगी।
ये पूरी तरह से मुमकिन है कि वो काफी दूर दूर पैदल ही यात्राएं किया करते थे। हाँ, लेकिन आदमखोर जानवरों को मारने के लिए, बियर पीने के लिए नहीं। लेकिन चलो, हम उनके नाम की भी एक पट्टी यहाँ लगा दें, सिर्फ इस वजह से कि उनके माता पिता की शादी मसूरी में हुई थी। हमारे पास कौन कौन है? पर्ल बक, जॉन मास्टर्स, जिम कॉर्बेट। पीतल की वो नाम वाली पट्टियां तैयार की जा रही हैं। राइटर्स बार का उद्घाटन बसंत में किया जाएगा। अगर कोई पाठक किसी उपयुक्त उम्मीदवार का नाम यहाँ शामिल करने के लिए लेकर आएगा तो उसे एक मुफ्त ड्रिंक दी जाएगी। अगले ही दिन शाम को जब मैं बार में बैठकर अपनी तीसरी विस्की की ग्लास खाली कर रहा था, तब रूडयार्ड किपलिंग की एक शक्ल का व्यक्ति वहां आया। वो बार तक चलकर गया और बार टेंडर से उसने पूछा, क्या तुम लोग आत्माओं को भी शराब पिलाते हो? इससे पहले कि हम उसे अपने साथ पीने का न्योता देते, वो गायब हो चुका था। कालजयी कहानियों की कड़ी में मैं सारिका पंकज। आज जो कहानी लेकर आई उसे लिखा था रस्किन बॉन्ड ने और उसका हिंदी अनुवाद किया स्वाति अर्जुन ने। हर रविवार हम आपके लिए कालजयी कहानियां लेकर आते हैं और हर शनिवार को पंचतंत्र की कहानियां। ये कहानियां आपको कैसी लगती हैं हमें जरूर बताएं। अगले रविवार को फिर मिलती हूँ कालजयी कहानियों के क्रम में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, करिए इंतजार। नमस्कार।